हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैसिलिटी नॉलेज में। और मैं राजकुमार आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं साइट पर। चाहे रेसिडेंशियल साइड हो या कमर्शियल साइड हो, उससे रिलेटेड ही आपको मैं आज बताऊँगा। चाहे प्रॉपर्टी मैनेजर हो, चाहे स्टेट मैनेजर हो, चाहे फैसिलिटी मैनेजर हो, चाहे मतलब किसी भी मैनेजरियल पोजीशंस की बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटियां आई जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे पास ने बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे फैसिलिटी मैनेजमेंट के फ्रेंडों से कि यार हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ये क्या क्या पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं और क्या आता है उस इंटरव्यू में, कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया आपको आज इस वीडियो में कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इसकी तैयारी करके आपको जानी चाहिए। मैं सारी ये वीडियो आपको अपने चैनल्स पे दे दूंगा, तो उसको आपको देखें और आप गारंटी के साथ में कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू भी कैसे देते हैं वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है। इंग्लिश में आपसे पूछा जाता है, वो सारी डेफिनेशंस हैं कि क्या पूछा जाता है और आपको क्या बताना है। उसके साथ साथ में सिक्योरिटी प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी की पॉलिसीज, रेगुलेशंस, रूल्स एंड नॉर्म्स कैसे कैसे काम करते हैं, सिक्योरिटी का क्या क्या प्रोसेस है, वो बहुत ही मैंडेटरी है। तो एक ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सिक्योरिटी का पूरा प्रोसेस जो है, तो उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब आप बिल्डिंग हैंडल करते हो, तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसको भी आप पूरी तैयारी के साथ जाएं इंटरव्यू के लिए और विजिट करते रहें मेरे चैनल्स पर। मैं आपको सारी चीजें दूंगा, सारी नॉलेज दूंगा इसके बारे में। तो हम शुरू से लेते हैं, व्हाट इज द अर्थिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अर्थिंग क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर अर्थिंग ठीक नहीं होगी तो हमारे इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। मैं आगे डिफाइन करूँगा, अभी मैं पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं वो बता देता हूँ। और थर्मोग्राफी, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। थर्मोग्राफी की नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। एंड लोटो प्रोसीजर्स, जब हम पीपीएम्स करते हैं तो लोटो प्रोसीजर यूज किया जाता है, ये आना चाहिए। उसके बाद में एचबीएसी सिस्टम और उसका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, कौन से टाइप की एचबीएसी सिस्टम है, चाहे सेंट्रल प्लांट है, चाहे पैकेज एसी हैं, चाहे बीआरएफ हैं, बहुत टाइप के सिस्टम्स रहते हैं। तो इस तरीके से आगे हम बात करेंगे व्हाट इज डीजल जनरेटर। डीजल जनरेटर क्या है, डीजल जनरेटर के बारे में पूरा पता होना चाहिए। उसके कंप्लायंसेस, एनओसीज, चेकलिस्ट, ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये सब को मैं अलग अलग डिफाइन करूँगा मेरी आने वाली वीडियो में। अभी मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूँ कि इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस पोजीशन पर आके, मैनेजरियल पोजीशन पर आके इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आपकी एसटीपी हो गया, डब्ल्यूटीपी हो गया, ईटीपी हो गया, इन प्लांटों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्लांट कंप्लायंसेस भी होते हैं, जैसे एसटीपी हो गया, अगर एसटीपी का सीटीओ लेना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल कंप्लायंस लेना इसका बहुत ज़रूरी है, जैसे वाटर टेस्ट रिपोर्ट आती है वो इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस में आ जाती है इसको। और इनके जो पैरामीटर्स हैं इनके बारे में आगे मैं बात करूंगा, चाहे टीडीएस हो, चाहे टीएसएस हो, चाहे एमएलएसएस हो, चाहे बीओडी हो, सीओडी हो, मैं ये अलग आगे आने वाली वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा प्रॉपर तरीके से। अभी मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है इस पोजीशन पर जाकर। उसके बाद में आपको ब्रेकर्स की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो एसीबी हो, बीसीबी हो, जीसीबी हो, एमसीसीबी हो, ईएलसीबी हो, आरसीसीबी हो,
इसकी जानकारी होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलटी पैनल्स हो गए, इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एसटी पैनल्स हो गए, इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, वो बहुत ज़रूरी है, वो पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ में हमारे वाटर बिल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इसका कैलकुलेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। एक ये मैनेजरियल पोजीशंस के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हमारे फायर सिस्टम के बारे में, सीसीटीवी सिस्टम के बारे में और पीए सिस्टम के बारे में, कैसे अनाउंस करते हैं। सीसीटीवी 24/7 चलते रहना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और जो मेन इसकी नॉलेज है, क्या क्या इसकी नॉलेज में होना चाहिए, वो मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा एक एक टॉपिक को लेकर। क्योंकि एक ही टॉपिक इसमें से अगर मैं अर्थिंग का ही ले लेता हूँ या डीजल जनरेटर का ले लेता हूँ या एचवीएसी का ले लेता हूँ तो एक 1-1.5 घंटे का टॉपिक है इसका, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बता देता हूँ। उसके साथ साथ में रिपोर्ट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे डेली रिपोर्ट हो, डेली रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटियाँ होती हैं। फिर मंथली रिपोर्ट हो गई, मंथली रिपोर्ट सबमिट करती है पूरे महीने का जो डाटा होता है। उसके साथ ही क्वार्टरली हो गई, फिर हाफ ईयरली हो गई, फिर ईयरली रिपोर्ट हो गई। इन सारी रिपोर्ट्स के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, सो दैट आप मैनेजर आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपकी गुड प्रैक्टिस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है, आपके स्टोर्स मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर तरीके से, उनका डिटेल्स नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर दाग लग सकता है। तो ये ऑडिट्स में आती हैं सारी रिपोर्ट्स हैं, आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। और उसको कैसे मैनेज करते हैं बताऊंगा मैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। उसके साथ साथ हम जाते हैं तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं उनका हिस्ट्री कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, उनकी हिस्ट्री उसमें लिखी रहती है। एसओपीज लगना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर, उसकी चेकलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, इनकी चेकलिस्टें बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। उसके साथ साथ में इन्वर्टर की नॉलेज, यूपीएस की नॉलेज, बैटरी बैंक की नॉलेज, ये होना बहुत ज़रूरी है। कितनी लगाएं, कहाँ लगाएं, कितनी की ज़रूरत पड़ती है उस इक्विपमेंट के हिसाब से, लोड के हिसाब से, तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए वर्क परमिट्स की, कितने टाइप के वर्क परमिट होते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, किस लिए यूज किया जाता है और कौन कौन से वर्क परमिट होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है आपको जानना। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे लिए, किसी भी हम हाई राइजेस बिल्डिंग में काम करते हैं तो डब बेटर हो गए, एलिवेटर हो गए, एस्केलेटर्स हो गई, इनके बारे में। मॉल में जाते हैं तो एस्केलेटर्स मिलते हैं, हाई राइजेस बिल्डिंग होती हैं, एलिवेटर्स होते हैं इसमें, लिफ्ट, और डब बेटर्स होते हैं जहाँ पे खाना पहुँचाना होता है। तो वो कैसे काम करते हैं, उनके क्या कंप्लायंसेस होते हैं, वो क्यों ज़रूरी होते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में एक एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, तो आप उसको जाके देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद चलते हम गुड नॉलेज ऑफ सॉफ्ट सर्विसेज। सॉफ्ट सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग है उसमें सॉफ्ट सर्विसेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हॉर्टिकल्चर हो गया, एज पर बिल्डिंग एक्ट जो होती हैं कि कितना हमें ग्रीनरी बिल्डिंग के अंदर रखनी है, 30% ग्रीनरी जैसे होनी चाहिए, तो उसमें क्या क्या होनी चाहिए, चाहे सीजनेबल हो। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, कौन कौन से प्लांट होते हैं, क्या है, इसके बारे में मैं आगे डिस्क्राइब आप लोगों को कर दूंगा। उसके बाद में अच्छी नॉलेज हैंडलिंग एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्लायंस एंड ऑडिट्स। आपको कंप्लायंस के बारे में, ऑडिट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से कंप्लायंसेस मेंटेन करने पड़ते हैं, किस किस तरीके के ऑडिट्स, चाहे इंटरनल हों या एक्सटर्नल हों, ये ऑडिट आपके पास में आते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। और उस ऑडिट से हमें, चाहे ऑडिट्स के बारे में मैं बताऊंगा, ये इसका भी ऑडिट का भी एक घंटे का टॉपिक होगा मेरा, इसके बारे में मैं बताऊंगा पूरा।
नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में वो आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो। अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो मेरी आने वाली बैक टू बैक वीडियो, तो एक मैनेजरियल पोजीशन इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर्स, प्रॉपर्टी मैनेजर्स अगर इन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं तो वो उनको एक अच्छी नॉलेज होगी। और मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो कि कुछ और आपको उसमें चाहिए या कुछ अदर टॉपिक्स पे चाहिए, तो मैं आपको वो भी वीडियो बना के दूंगा। उसके साथ साथ में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए केम मेंटेन करने की, केई मेंटेन करने की। केम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कॉमन एरिया मेंटेनेंस हो गया, क्यों ज़रूरत होती है, इसमें क्या क्या आता है, इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। केई हो गया, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देखें और आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा इससे। उसके बाद हम चलते हैं, एनओसीज हो गई, ओसी हो गई, एएमसीज हो गई, इनके बारे में, रिटर्न फाइल्स हो गई, इनके बारे में कौन कौन से रिटर्न फाइल्स होती हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, रिटर्न फाइल्स के बारे में, एनओसी, ओसी, एएमसी, इनके बारे में एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं, एक सेपरेटली इस टॉपिक के ऊपर वीडियो दूंगा अगर आप चाहते हो तो। फिर कोटेशंस हो गई, कोटेशन कैसे लेते हैं, बीओक्यू कैसे बनाते हैं, डब्ल्यूसीसी का क्या महत्व होता है उसमें, कंपैरिजन शीट कैसे बनाते हैं, ये जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी को, सिंगल वेंडर को नहीं, आजकल 2-3 वेंडर हर कंपनी में मस्ट है कंपैरिजंस बनाने के लिए, तो ये आपको आना चाहिए। और कैसे आना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस में आपको इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसकी भी वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होगी आप लोगों के लिए। उसके बाद में नॉलेज हो गई हीरा की, जेएचए की, और हजार्डियस, एमएसडीएस हो गए, इनकी नॉलेज होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। जब ऑडिट होते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट पूरे करने पड़ते हैं आपको। उसके बाद में हम चलते हैं, जो हमारी टीम होती है, टीम की जेडी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मैनेजर हैं तो आप जेडी बनाएंगे, केआरए बनाएंगे, केपीआई बनाएंगे, उनका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आप बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के देंगे उन लोगों को, सो दैट वो अपना काम टाइम से प्रॉपर तरीके से करें। अगर आप कुछ नहीं बना कर देते हैं तो फिर टीम अपने हिसाब से काम करती है, तो वो काम करने का जो अच्छा, आप एक अच्छे लीडर हो तो उनसे कैसे काम लेना है, कैसे अच्छा काम कराना है, तो आपको ये चीज़ें बना के देनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके देने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको आउटपुट देंगे। उससे आगे चलते हैं, आपको चाहे मॉल हो, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे डेटा सेंटर्स हो, इनका प्रोसेस पता हो, चाहे आरडब्ल्यूए, अगर आप रेसिडेंशियल में काम कर रहे हैं तो आरडब्ल्यूए का क्या प्रोसेस होता है, कितनी टीम रहती है आरडब्ल्यूए में, इनके कब इलेक्शंस होते हैं, कितने ड्यूरेशंस के लिए होते हैं, और रेसिडेंट जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसके क्या क्या काम होते हैं, इनके इलेक्शंस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको आगे वीडियो बना के दूंगा इसके लिए, क्योंकि मैं रेसिडेंशियल में काम कर चुका हूँ तो इसलिए मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। उसके साथ साथ ईएचएस पॉलिसीज़ हो गई, सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हो गई, सेफ्टियों के बारे में, सेफ्टी पॉलिसी क्या है, ईएचएस तो है, उसके साथ सेफ्टी पॉलिसीज क्या है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके आगे चलते हैं, जो जापानी ट्रेनिंग्स लेनी है, पोकायो के हो गया, गिम्बा हो गया, या मुरामुरी हो गए, या 5S 7S, ये ट्रेनिंग्स मैं बताऊंगा ये क्या है। अगर ये आप जानना चाहते हो, अगर आप वेयर हाउस में काम कर रहे हैं या किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर जो फैक्ट्री टाइप की होती हैं, अगर ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आपको टीम को मोटिवेशन करने के लिए एक ऐसी मैं वीडियो बना के डालूंगा कि टीम से कैसे काम लिया है, उनके दिमाग में कैसे भर दिया जाए कि इनसे कैसे काम लिया जाता है,
और उसको डांटने धमकाने से कोई भी बंदा काम नहीं करता। उसको अपना बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और अपना बनाकर, और जब वो काम आपको आउटपुट देता है, लेकिन आपको भी उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। जब वो आपके लिए कुछ सोचेगा, उसके बाद पीपीएम शेड्यूल्स हो गया। पीपीएम शेड्यूल, अगर हमारा इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्ट इक्विपमेंट हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर, अगर हम उनका पीपीएम करेंगे, सॉफ्ट की जो मशीनें होती हैं उनका प्रिवेंटिव या हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर की मशीन्स का, अगर हम उस मशीन को नहीं देखेंगे तो उसका पार्ट्स खराब हो जाते हैं, उस समय हमारा आउटपुट नहीं मिलता है काम का। तो हम पहले से ही उसका प्रिवेंटिव करके चलेंगे या हेल्थ चेकअप करके चलेंगे, सो दैट हमें ये प्रॉब्लम आगे फेस ना करनी पड़े। ऐसे ही हमारे टेक्निकल एसेट्स हो गए, मशीनें हो गई हैं, एसी, डीजी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, पावर जनरेशन प्लांट, डीटीपी, डब्ल्यूटीपी, एसटीपी, ट्रांसफॉर्मर्स, बीसीबी, ओसीबी, या फिर पूरा एलटी पैनल्स, इनकी चाहे सब पैनल्स हो गई पूरी बिल्डिंग के अंदर, इनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है। जो 52 वीक प्लानर बनता है उसके अंदर सारे एसेट्स होते हैं और सबका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, चाहे वीकली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, फोर्टनाइटली हो, या ईयरली हो, जो उसमें सारा मतलब मेंशन किया जाता है कि आपको कब किसका करना है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना। मैं आपको ऐसी वीडियो आगे देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.